नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने आपसे केस स्टडी सॉल्व करने की कुछ चर्चा की थी। आज हम आपसे एक केस स्टडी सॉल्व करने जा रहे हैं आपके साथ मिलकर के। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिख रही केस स्टडी पढ़ करके सुना रहा हूं। मैं अपने मोबाइल से देख करके पढ़ रहा हूं। एक अधिकारी ने शीत ऋतु में बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा बनाने के लिए एक परियोजना हाथ में ली है। इन रैन बसेरों को स्थापित करने के एक सप्ताह के भीतर ही अधिकारी को उस क्षेत्र के निवासियों से चोरी बढ़ने की शिकायतों के साथ यह मांग प्राप्त हुई कि रैन बसेरे हटा दिए जाएं। यह है केस स्टडी। केस क्या है? दूसरी चीज, इससे जुड़े हुए प्रश्न क्या हैं? अधिकारी अब क्या करेगा? क्या वह निवासियों से कहेगा कि पुलिस स्टेशन पर लिखित शिकायत दर्ज करें? क्या निवासियों को विश्वास दिलाएगा कि मामले की जांच पड़ताल की जाएगी? निवासियों से कहेगा कि वे किए गए मानवतावादी प्रयास को समझें। यथा तीसरा और चौथा प्रश्न है, निवासियों की शिकायतों को अनदेखा कर परियोजना को जारी रखेगा। प्रत्येक विकल्प के गुण दोष स्पष्ट करते हुए बताइए कि आप किस विकल्प को सर्वोत्तम रूप या सर्वोत्तम मानेंगे और क्यों। लेकिन हमको प्रत्येक विकल्प के गुण और दोष की चर्चा करनी है। सबसे पहले आप समझिए केस क्या है। एक सरकारी अधिकारी है जिसने कि सरकार की तरफ से बेघरवार लोगों के लिए एक रैन बसेरा मतलब ऐसी जगह जहां पर कि बेघरवार गरीब लोग रात को अपना समय यानी कि रात व्यतीत करते हैं, उसे रैन बसेरा कहा जाता है। तो रैन बसेरा की परियोजना हाथ में ली और उसने रैन बसेरा स्थापित कर दिया। जिस जगह पर उसने रैन बसेरा स्थापित किया उस जगह के आसपास के निवासियों ने एक सप्ताह के अंदर उस अधिकारी के पास आकर के शिकायत की है कि जब से रैन बसेरा बनाया गया है उनके क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं और इसलिए रैन बसेरा को हटा दिया जाए। क्यों हटाने की मांग कर रहे हैं वो रैन बसेरा? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि रैन बसेरा में रहने वाले लोग ही चोरी कर रहे हैं, क्योंकि रैन बसेरा में गरीब लोग हुआ करते हैं और यह इंगित करता है कि समाज की सामूहिक मानसिकता, कलेक्टिव माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी कि लोग मान रहे हैं कि गरीब लोग चोर हुआ करते हैं। अन्यथा चोरी की वारदातें बढ़ने का एकमात्र कारण रैन बसेरा को मानने के लिए उनके पास कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा है कि और रैन बसेरा हटाने की मांग की है। अब अधिकारी के समक्ष कुछ विकल्प हैं। इन विकल्पों में से, जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि विकल्पों के चयन की योग्यता कल हमने आपसे चर्चा की थी। तो क्या पहला प्रश्न है, क्या निवासियों से कहेगा कि पुलिस स्टेशन पर लिखित शिकायत दर्ज करें? क्या निवासियों को विश्वास दिलाएगा कि मामले की जांच की जाएगी? पहले विकल्प में अब आपको पता है कि केस स्टडी पर आपको लगभग 500 शब्द लिखना चाहिए एक आदर्श केस स्टडी में। तो निवासियों से कहेगा कि पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज करें। अगर वो ऐसा कहता है तो ऐसा कहना उसका सर्वथा उचित है, हर दृष्टिकोण से उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि शिकायत चोरी की है और चोरी के मामले की जांच करने का अधिकार और चोरी के मामले की जांच करने की विशेषज्ञता पुलिस के पास होती है। और इसलिए यदि वह उन शिकायतकर्ता निवासियों से ऐसा कहता है कि वे संबंधित थाने में जाकर के लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करें और पुलिस मामले की जांच करेगी और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उस व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही होगी। पुलिस सबूत जुटाएगी, तथ्य जुटाएगी और फिर अदालत के समक्ष लेकर के मामले को जाएगी
और जो भी दोषी होंगे उन्हें दंड देने की अदालत से प्रार्थना करेंगी, क्योंकि यही हमारी संवैधानिक और यही हमारी वैधानिक प्रक्रिया है कि अगर चोरी होती है तो चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज की जाती है। पुलिस के पास ये अधिकार भी है और उसके पास विशेषज्ञता भी होती है कि वो इसकी जांच करे। दूसरी बात कि संभव है और संभव नहीं भी है कि चोरी से रैन बसेरा के कुछ व्यक्ति संबंधित पाए जाएं। यह संभव है कि रैन बसेरा की आड़ में कोई अन्य व्यक्ति यह अपराध करके स्वयं को बचाना चाहता हो कि नया नया रैन बसेरा खुला है और यदि जांच होगी तो रैन बसेरा के लोगों के ऊपर दोषारोपण होगा और वो अपने आप को बचाए रहेगा। यदि रैन बसेरा के अंदर से कुछ व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे तो कानून के अनुसार उन्हें दंडित किया जाएगा, और यदि रैन बसेरा के बाहर के व्यक्ति होंगे तो उन्हें दंडित किया जाएगा। यही इस समस्या का समाधान है कि जो अपराध हुआ है उस अपराध का समाधान क्या होना चाहिए। तो वो यही है कि अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए। तो इसके लिए पहला विकल्प जो था ये सर्वोत्तम उपाय है। दूसरा प्रश्न, क्या वह निवासियों को विश्वास दिलाएगा कि मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। यदि अधिकारी शिकायतकर्ता निवासियों से यह कहता है कि वह मामले की जांच पड़ताल करेगा या करवाएगा अपने स्तर पर, तो यह विकल्प बहुत अच्छा नहीं है। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हमने कहा कि मामला चोरी का है। चोरी के मामले की जांच पड़ताल करने का अधिकार एक रैन बसेरा को संचालित करने वाले अधिकारी के पास नहीं है। भारतीय कानून के अनुसार यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पास है। दूसरा, उस अधिकारी के पास चोरी के मामले की जांच करने की कोई विशेषज्ञता भी नहीं है। तो न तो उसके पास विशेषज्ञता है इस कार्य की, और न उसके पास इस जांच को या चोरी से संबंधित मामले की जांच करने का कोई अधिकार है, और इसलिए उसका यह कहना कहीं से भी उचित नहीं होगा कि वह मामले की जांच करवाएगा या मामले की जांच करेगा। इसी से जुड़ा हुआ एक अन्य पहलू यह है कि यदि वह अधिकारी मामले की जांच करता है तो उसे उस रैन बसेरा के प्रबंधन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा और रैन बसेरा के प्रबंधन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, अर्थात कुप्रबंधन, माल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए अधिकारी के उन शिकायतकर्ताओं से यह कहने का कोई आधार नहीं है कि वो मामले की जांच करेगा या करवाएगा। तीसरा है, निवासियों से कहेगा कि किए गए मानवतावादी प्रयास को समझें। इसका आशय क्या है कि आप चुप रहिए, यदि चोरी वगैरह हो रही है तो होने दीजिए, आप समझिए कि बेघरबार लोग हैं और ये सरकार के द्वारा एक मानवतावादी कार्य किया गया है कि इन लोगों को यहाँ पर रहने की सुविधा प्रदान की जाए, रात्रि विश्राम की सुविधा प्रदान की जाए, और अगर आप विरोध करेंगे तो इस विषय में समस्याएं उत्पन्न होंगी, इसलिए आप चुप रहें। वास्तव में मानवतावादी प्रयास को समझने की बात कहना किसी भी एक समस्या को कम आंकना या समस्या से मुंह मोड़ना या समस्या को अवॉइड करना है। मानवतावादी प्रयास, यदि किसी व्यक्ति की चोरी की जांच होती है और वो शिकायत करते हैं और पुलिस उस मामले की यदि जांच करती है तो इससे मानवतावाद को किसी भी प्रकार का धक्का नहीं लग सकता है। मानवता अपनी जगह पर है और किसी व्यक्ति की समस्या, उसके साथ होने वाली चोरी की घटना अपने आप में अलग जगह पर है। पुलिस अपना काम करेगी और सरकार का ये कार्य चलता रहे, ये अपनी जगह पर है। दोनों को एक दूसरे से जोड़ करके और एक समस्या पर ध्यान न देना, ये किसी भी तरीके से
उत्तम उपाय या उत्तम विकल्प नहीं हो सकता है, और इसलिए अधिकारी को यह नहीं कहना चाहिए कि आप मानवतावादी प्रयास को समझें। चौथा हो जाता है कि निवासियों की शिकायत को अनदेखा कर परियोजना को जारी रखेगा। शिकायत को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अनदेखा करने का मतलब है कि वो अपनी तरफ से किसी भी प्रकार के रूल्स रेगुलेशन या नियम कायदे न बनाए रैन बसेरा को नियंत्रित करने के लिए। अगर शिकायत मिली है तो अपने स्तर पर उसे कुछ नियम कानून रैन बसेरे को नियंत्रित करने के लिए बना देना चाहिए, और उनका शक्ति से अपनी खुद की निजी व्यक्तिगत निगरानी में उनका पालन करवाना चाहिए उसे। जैसे कि वो रैन बसेरा के अंदर प्रवेश करने का एक निश्चित समय निर्धारित कर दे शाम के समय, कि इसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। उनकी उसको काउंटिंग करवाना चाहिए, सबकी उपस्थिति दर्ज करवानी चाहिए, और इसके बाद रैन बसेरा से पूरी रात किसी भी व्यक्ति के बाहर जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए, और इसकी निगरानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, सर्विलांस सिस्टम होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए जाने चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति यदि किसी भी कार्य से गलत इरादे से यदि वह रात्रि काल में रैन बसेरे से बाहर जाता है तो वह एक तो कर ना पाए, और अगर करने में सफल रहता है तो उसकी रिकॉर्डिंग होकर के पता लगाया जा सके कि कौन व्यक्ति ऐसा कर रहा है, और फिर उसकी समुचित जांच और उसके विरुद्ध कार्यवाही की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कहना कि वह शिकायत को अनदेखा करके परियोजना को जारी रखे, शिकायत परियोजना को जारी रखा जाए, लेकिन वह शिकायत की अनदेखी भी नहीं कर सकता है, लेकिन शिकायत के संबंध में कार्यवाही करने के उसके अधिकार सीमित हैं। जैसे कि कल मैंने कहा था कि अधिकारों की सीमा होती है अधिकारी के समक्ष, तो यही उसकी सीमा है कि वह स्वयं जांच नहीं करेगा। पुलिस उनको सलाह देगा कि आपके विरुद्ध चोरी हुई है तो आप अपराध की शिकायत वहां पर करें। इसी के साथ इससे कुछ दूसरे पक्ष भी जुड़े हुए हैं। दूसरे पक्ष क्या हैं? दूसरे पक्ष भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से उनका संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) में यह कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कहीं भी निवास करने और बसने का अधिकार है। यदि मान लीजिए रैन बसेरा के कुछ व्यक्ति पुलिस की शिकायत के बाद जांच में दोषी भी पाए जाते हैं तो भी रैन बसेरे को वहां से हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी जगह पर रहने और बसने का अधिकार है। अगर रैन बसेरे को हटा देना मतलब उन व्यक्तियों को वहां से विस्थापित कर देना। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस व्यक्ति को उसके अपराध की सजा देना अदालत का काम है। जन भावना के अनुरूप यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि रैन बसेरा को बंद किया जाए या हटा दिया जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारे समाज में किसी गांव किसी मोहल्ले से यदि दोषी पाया जाता है तो उसे उसके उस दोष की अपराध की सजा मिलती है, मगर उसके परिवार को उस मोहल्ले या उस गांव या नगर से बाहर नहीं निकाल दिया जाता है। और इसी प्रकार से यदि रैन बसेरा में रहने वाला कोई भी व्यक्ति वहां पर चोरी में संलग्न पाया जाएगा तो उस व्यक्ति को चोरी के अपराध के अनुसार अदालत को सजा दी जाएगी, न कि उसे वहां से हटा दिया जाएगा। और इस तरीके से रैन बसेरा से संबंधित ये एक केस स्टडी है जो कि मैंने अभी आपको समझाई है। आपको केस स्टडी अच्छे तरीके से संभवतः समझ में आ गई होगी। यहां पर कुछ प्रश्न थे, जो तत्व कल मैंने आपको बताए थे कि अधिकारी को पहचानना चाहिए कि उसके अधिकारों की सीमा क्या है, कानून की प्रक्रिया क्या है,
उसके अनुसार आपको कार्य करना है। और वही मैंने आपको बताया इस केस के संबंध में कि अधिकारी को क्या करना चाहिए। आज हमने आपसे एक केस स्टडी डिस्कस की है, हम और भी केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। आप लोग यदि चाहें तो हमें वीडियो में दिए गए फोन नंबर 9826115854 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी केस स्टडी, या यूट्यूब चैनल पर भी आप वहां पर हमें कमेंट बॉक्स में कोई केस स्टडी भेज सकते हैं और हम आपके द्वारा बताई गई केस स्टडी पर भी चर्चा करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे आपके साथ मिलकर के। आशा है आप हमें निरंतर देख रहे हैं और देखते रहेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे। मैं पुनः इसको देखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।